नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे शक आक्रमण। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था, हिंद यवन को किया था। वहाँ हमने देखा था कहाँ उनका मूल क्षेत्र है, किस तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं, और सारा डिस्कशन हमने वहाँ कर लिया था। तो आज हम शकों को देखेंगे। शक का मूल निवास कहाँ है, कैसे वो भारत में एंट्री करते हैं। शकों की जो है 5 शाखाएं भारत की तरफ आती हैं, जिनमें से एक शाखा तो आपकी अफगानिस्तान में रुक जाती है और 4 शाखाएं भारत में प्रवेश करती है। तो उन 4 शाखाओं को देखेंगे और उनमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं जो है वो एमपी से संबंधित है। यानी हम मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं तो हमें हर चीज़ या हर टॉपिक को ध्यान में रखना चाहिए कि एमपी से उसका संबंध क्या है। तो यहाँ एक शाखा मालवा शाखा शक है, मालवा के शक है, मतलब मालवा आ रहा है। नासिक के भी शक हैं तो उनकी भी पश्चिमी मालवा तक उनका भी अधिपत्य रहा, तो उनको देखेंगे। मथुरा के जो शक हैं उनको हम इसलिए देखेंगे क्योंकि वो शुरुआत में मालवा में थे। तो यहाँ जहाँ एमपी का टच होगा उसको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इससे पढ़ने से आपको ये फ़ायदा भी होता है, जिस तरीके से आप इंडियन हिस्ट्री को डील करते हैं उसी तरीके से आप एमपी को भी डील कर रहे हैं, ताकि आपको एक लिंक कड़ी के रूप में पूरा इतिहास याद हो जाए कि इसके बाद क्या घटना पड़। जैसे हम उदाहरण में समझाएं, आप देख रहे हैं कि मगध का उत्कर्ष हुआ था महाजनपदों में। मगध के उत्कर्ष में आपने देखा कि 5 राजवंशों के बाद जो नंद वंश वहाँ आखिरी था उसको हटाने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बनते हैं। यानी चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य बनाते हैं। जब मौर्य वंश का पतन होता है तो आप देखते हैं कि अब यहाँ कौन उत्तराधिकारी होगा। तो हम देखते हैं कुछ देसी राजाएं या कुछ देसी वंश और क्या कुछ विदेशी वंश हमें देखने को मिलते हैं, या विदेशी उत्तराधिकारी देखने को मिलते हैं। देसी में हम देखते हैं शंगु वंश, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद कर्ण वंश आता है, वो शंगु वंश के अंतिम शासक की हत्या करके बैठता है। इसके बाद सातवाहन वंश आता है, ठीक है ना। सातवाहन वंश की जब पतन होता है तो उसकी 5 शाखाएं दक्षिण भारत की तरफ मूव कर जाती हैं। ये तो हो गए देसी वाले उत्तराधिकारी। अब विदेशी उत्तराधिकारियों हम देखेंगे तो हिंदवन आए पहले, ठीक है, उनको भी हमने डिस्कस किया। आज हम शकों को देखेंगे, कल हम पहलवों को देखेंगे, परसों हम कुषाणों को देंगे। इस तरीके से हम पूरा मौर्योत्तर काल को स्पष्ट कर लेंगे। तो यही तो आप मेन हिस्ट्री में देखते थे, मूल इतिहास में, भारतीय इतिहास में इसी क्रम से पढ़ते थे, तो इसी में पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते समय, क्योंकि आप जैसे भी इतिहास देखते हैं हर एक वंश की एक लाइन लिखी आ जाती है, उससे आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से, हम आपको कोई एक 1 लाइन फैक्ट दे दें तो आप उससे हिस्ट्री थोड़ी कनेक्ट कर पाएंगे। आपको उसके लिए पहले क्या जानना होगा, उसका पूरा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि जानना होगी कि ये वंश कहाँ है और एमपी में हम इसको क्यों डील कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होना चाहिए। चलिए अब हम शक को देखेंगे। तो इनका मूल निवास स्थान, यानी हम पृष्ठभूमि को पहले यहाँ समझेंगे। तो हम समझते हैं, ये मध्य एशिया का आपको मैप दिख रहा है, कुल मिला के कजाकिस्तान ऊपर है, ये अरल सागर है ना, और यह आपका कैस्पियन सी है, ये भारत है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये पूरा मध्य एशिया है, ये चाइना लगा हुआ है। तो इनका मूल स्थान कहाँ है उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो आप देखें ये आपका क्या है, अरल सी है, अरल सागर है। अरल सागर से एक रिवर बहती है, 2 रिवर आपको ध्यान रखना है। एक हम रिवर का नाम है आपका सायर दरिया, एक का आमू दरिया, ठीक है ना। तो एक जो रिवर है इसका नाम है आपका सायर दरिया, और ये जो रिवर आपको दिख रही है इसको हम लिख दे रहे हैं साइड आमू दरिया। इन दोनों नदियों के बीच में ये जो रीजन दिख रहा है आपको, इन दोनों के भी यही शक जनजाति निवास करती थी। शक जाति का ये क्षेत्र है। मूल निवासी कहाँ के हुए आपके, उज्बेकिस्तान के तो है ही, फिर भी इनका सही एड्रेस देखेंगे तो सायर दरिया और आमू दरिया के बीच हम इनको देखते हैं। अब ये भारत की तरफ क्यों आए, क्योंकि ऊपर कजाकिस्तान है, ये आपका चाइना वाला रीजन है। तो कह सकते हैं कि चाइना के पश्चिम में एक जनजाति थी यूची, या यह कह सकते हैं कजाकिस्तान में से यूची जनजाति जो है यूची जनजाति का आक्रमण होता है, का आक्रमण होता है। कहाँ होता है, शकों पर, ऊपर से हमला होता है। अब यहाँ से जब हमला होगा तो शक जाति क्या करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आपको कल ही बताया हमने आपको कि वेक्टिया का जो क्षेत्र हम बोलते हैं वो उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा और तजाकिस्तान का कुछ हिस्सा। यानी हम मोटा मोटा देखें तो ये जो रीजन है आपका,
ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जो है इसको हम वेक्टिया बोलते थे। तो ये जो सक है सबसे पहले कहाँ मूव करेंगे, ये करेंगे आपके वेक्टिया की तरफ। वेक्टिया के बाद आके वो सब आएंगे आपके ईरान, यानी ईरान की बात करें तो हम यहाँ देखा जाए जो ईरान है इसको हम क्या बोलते थे उस समय इसको पर्सिया बोलते थे। तो ये वेक्टिया सबसे पहले कहाँ आएंगे, वेक्टिया, वेक्टिया से आए पर्सिया, पर्सिया से इनकी जो शाखा है वो कहाँ की तरफ मूव करेगी, अब यहाँ तक आ गए। इसके बाद इनका यदि हम रूट देखें कि भारत में किस तरीके से प्रवेश हुए हैं, आपने यहाँ समझा बैकग्राउंड में कि सायर दरिया और आमू दरिया के बीच में या उज्बेकिस्तान में सक जनजाति निवास कर रही है। सक जनजाति पर ऊपर से यूची जनजाति का हमला होता है, सक जाति वहाँ से मूव करती है, शुरुआत में इस रीजन में आती है, इसके बाद वो पारसिया वाले रीजन में जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये 5 शाखाओं में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि कबीले वाले स्थिति है इनकी, 5 शाखाओं में डिवाइड होती है। तो एक शाखा जो सकों की होती है वो अफगानिस्तान में रुक जाती है, ठीक है, ये हो गई मान के चलो पहली शाखा, इसको हम शाखा लिख दे रहे हैं। और इसके बाद एक शाखा जो आई वो 4 शाखाएं जो भारत की तरफ प्रवेश करती हैं। तो एक तक्षशिला जो इस समय पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में, तो यहाँ लिखेंगे आप तक्षशिला। अब उस समय क्योंकि अभी बंटवारा हुआ 1947 से, ये सारा भारत ही था उस समय, तो एक शाखा जो भारत में एंट्री होती है वो तक्षशिला लिखेंगे। और क्योंकि शुरुआत में यहाँ, इसके बाद जो और शाखा गई वो मथुरा में प्रवेश करती है, ये हो गई आपकी शाखा सेकंड या दूसरी शाखा कह ले पर, ये हो गई आपकी तीसरी शाखा, ठीक है। और शाखा आई तो वो पहुंची आपकी मालवा में। मालवा अब आगे एमपी के संबंध हो गया इसका, यदि हम कोई भी टॉपिक यदि यहाँ से देख रहे हैं तो उसका एमपी से संबंध जरूर होगा। एक शाखा आती है मालवा की तरफ, यानी यहाँ आ गई, इसको बोल दिया हम 4 नंबर शाखा। और एक शाखा आएगी नासिक की तरफ। इस तरीके से भारत में 4 शाखाएं आपको देखने को मिल रही है। इस शाखा का नाम नासिक हो गया, ये मालवा हो गया, ये मथुरा वाले हो गया, है ना, ये तक्षशिला हो ही चुका है, एक शाखा अफगानिस्तान में रुकी। तो सख जो है वो 5 शाखाओं में बट जाते हैं, तो एक शाखा इनकी अफगानिस्तान में रुक जाती है और 4 शाखाएं भारत की तरफ प्रवेश करती है। तो भारत में जो प्रवेश करती हैं इनको हम निम्न 2 प्रकारों में विभाजित कर लेते हैं, एक तो उत्तरी क्षत्रप और एक पश्चिमी क्षत्रप। क्षत्रप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सकों में राजाओं को क्षत्रप बोला जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ हम तक्षशिला वाले को तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो भारत के बाहर है वर्तमान में, हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, नासिक वाले को, मथुरा को और मालवा वाले को। वजह क्या है कि मथुरा वाले जो शक थे शुरुआत में मालवा में ही थे, और जो यहाँ आपका नासिक क्षत्रप की बात की जाए, नहपान का यहाँ शासक था, उनका पश्चिमी मालवा तक उनका भी अधिकार था। तो ये तीनों का कॉन्ट्रैक्ट, और मालवा वाले तो मालवा में थे ही, तो इनका 3 हमें जो दिख रहे हैं शाखाओं का, इनका संबंध डायरेक्ट मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहा है। तो हम इन तीनों को तो यहाँ डील करेंगे। ये आपने मैप से आपको स्पष्ट होता है कि कहाँ शक थे, क्यों शक भारत की तरफ एंट्री हुई। सबसे पहले शक वेक्टिया की तरफ आते हैं, यानी अफगानिस्तान तजक इस वाले रीजन में जहाँ हम अभी हाथ रखें। इसके बाद वो पारसिया की तरफ बढ़ते हैं, यानी ईरान की तरफ। ईरान के बाद से वो मूव करते हैं 5 शाखाओं में। क्लियर हुआ ना, एक शाखा पहुँचती है अफगानिस्तान और 4 शाखाएं भारत की तरफ प्रवेश करती है। अब इसी को हम चाहो तो यहाँ शब्दों में लिख दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, और इसके बाद हम बोर्ड पर जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपको नोट्स के रूप में देंगे। आपने यहाँ से बेसिक कंसेप्ट तो जान ही लिया है कि चीज़ें कहाँ से चल रही थी। चलिए, ये कैस्पियन सी है ना, जो ऊपर कजाकिस्तान है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ज्योग्राफी क्लासेस हमारी बहुत जल्द ही आने वाली हैं भारतीय भूगोल के रूप में। चलिए, यहाँ हम लिखेंगे आपका शक अरल सागर ये दिख रहा आपको, अरल सागर के सायर दरिया
और आमुदरिया, आमुदरिया को हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं। सकदरिया और आमुदरिया के मध्य निवास करती थी, निवास करती थी। पहला तथ्य जाना। अब इन पर क्या होता है, यूची जनजाति का हमला होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इन पर यूची जाति का हमला हुआ, इन पर यूची जाति का, यूची जाति का, यहां जनजाति ना लिखें आप, यूची जाति लिख लें, है ना। यूची जाति का, नहीं तो आपको लगेगा कि हम एसटी की बात कर रहे हैं। यूची जाति का, इन पर यूची जाति का हमला हुआ। हमला हुआ तो ये क्या किया, मूव किए। मूव किए तो कहां पहुंचे, जिस वजह से, यहां लिखेंगे हम, जिस वजह से, जिस वजह से यह जाति, यानी सक जाति की बात कर रहे हैं, यह जाति वैक्टिया से होती हुई पारसिया पहुंची। इसके बाद जहां से यह 5 शाखाओं में विभाजित हुई। ठीक है, 5 शाखाओं में आए, या जहां से ये 5 शाखाओं में आए। ठीक है, अब पहली शाखा जो है, पहली शाखा अफगानिस्तान में रुक गई। ठीक है, अफगानिस्तान में रुक गई, और बाकी 4 भारत की तरफ आई। क्लियर हुआ आपको? यहां तक जो हमने अभी बोर्ड पर समझाया है वो सारी आपको स्पष्ट हो गया है। अब हम भारत की तरफ जो वो शाखाएं हैं उसको डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले, हम अब बोर्ड को रफ करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको स्पष्ट हुआ। यदि मैप से आपको ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होती हैं, आपको आज अरल सागर, आमू दरिया, सायर दरिया, ये सारी लोकेशंस पता चली, और किस तरीके से भारत में 4 शाखाएं आई, तो उनकी भी आपको एक मोटी मोटी लोकेशन आपको स्पष्ट हुई। अब हम क्या डालेंगे, भारत में निम्न प्रकार से शाखाएं। अब आप एक हेडिंग डाल दें, भारत में निम्न प्रकार से शक आए। 2 शाखाओं में हमने बताया है, मतलब आए तो 4 में, पर उनको हमने पढ़ने के दृष्टिकोण से 2 शाखाओं में रखा है। एक तो उत्तरी क्षत्रप और एक आपके पश्चिमी क्षत्रप, क्योंकि भारत के 2 शाखाएं हमें उत्तरी क्षत्रप या उत्तरी दिशा की तरफ देखने को मिलती हैं, और 2 भारत के पश्चिम। तो उत्तरी क्षत्रप में जो 2 शाखाएं देखने को मिलती है, वो एक तो हो गई आपकी तक्षशिला और एक हो गई मथुरा। ठीक है, और यहाँ जो पश्चिमी से आए, ये एक मालवा हो गए, मालवा, और एक हो गए आपके क्या, नासिक। तो ये आपकी 4 शाखाएं आपको देखने को मिल गई। ठीक है, एक शाखा, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम अब हम तक्षशिला को यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एमपी से इसका संबंध नहीं है, हम इन तीनों को ही यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक नोट जरूर लिख लें आप, हम बार बार क्षत्रप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्षत्रप यानी क्या होता है, तो लिखेंगे शक राजाओं को क्षत्रप बोलते थे। लिख लें आप, इंपॉर्टेंट है। शक राजाओं को क्षत्रप बोलते थे। अब हम सबसे पहले मथुरा के क्षत्रप को देखेंगे।
फिर हम मालवा के क्षत्रप को देखेंगे, फिर लास्ट में थोड़ा सा नासिक को क्षत्रप को देखते हुए शकों को हम यहाँ जानेंगे, क्योंकि इन तीनों का ही मध्य प्रदेश से संबंध है। चलिए अब आप सब हेडिंग डालें, मथुरा शक या मथुरा के शक। पहले शकों को हम देखेंगे, मथुरा के शक। ठीक है, इसके हम जो भी हमें जरूरत होगा उतने ही फैक्ट को हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। जैसे संस्थापक कौन है इसका, ठीक है, तो हम इसका पहले संस्थापक देखेंगे। संस्थापक है राजुल। ठीक है, एक यहाँ पे अंतिम शासक देखेंगे हम, जिसमें रहा अंतिम शासक, जिसको हम सोडस कहते हैं। अंतिम शासक हमें क्या देखने को मिलेगा, सोडास। अंतिम शासक हमें देखने को मिलेगा, अंतिम शासक हमें देखने को मिलेगा सोडास। ठीक है, अब हम इस मथुरा के शक के बारे में एक तथ्य लिखेंगे। शुरुआत में ये मालवा में थे। मालवा में विक्रमादित्य ने 1557 BC में इनको यहाँ से खदेड़ दिया। तब ये कहाँ पहुँच गए, मथुरा में पहुँच गए। ठीक है, तो लिखेंगे पहले ये मालवा में थे, यहाँ तथ्य लिखेंगे हम। पहले यह है मालवा में थे, तो MP से संबंध हो गया इनका कि नहीं हो गया। पहले ये मालवा में थे। ठीक है, अब क्योंकि यहां शासक थे विक्रमादित्य, परंतु विक्रमादित्य ने 57 BC में इनको यहां से भगा दिया था। ठीक है, भगा दिया मतलब हरा दिया था, इनको यहां से भगाया था, इनको यहां से भगाया था। भगा के कहां पहुंचे, तब यह मथुरा पहुंचे। तो आपको स्पष्ट हुआ कि जो मथुरा के शक है, इनका MP संबंध क्या है। पहले ये मालवा में थे, परंतु मालवा में जो शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने यहाँ से इनको भगा दिया, खदेड़ दिया, और ये कहाँ पहुँच गए, आपके मथुरा चले गए। अब एक चीज़ नोट में लिखें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भगाया इनको 57 BC में। इस 57 BC को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विक्रम संवत। इसी को हम बोलते हैं मालवा संवत, कई जगह मालय भी लिखा होता, और कृत संवत। तो इसको 3 नामों से हम लिखते हैं। MPPSC इसको पूछ चुकी है। कई बार 57 देखने को मिलता है, कई बार आपको 58 भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। मथुरा शक के बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे जो अच्छा, विक्रमादित्य के बारे में जो कहानियां हैं लोक कथाओं में, हम यहाँ लिखा ही ना बता दे रहे हैं, लोक कथाओं में विक्रमादित्य एक आदर्श राजा है। ठीक है, ऐसी लोक कथाओं में है। बेताल बत्तीसा जैसी इनकी कहानियां बड़ी प्रचलित हैं। अब आप लिखेंगे मालवा, यानी ये उत्तरी जो क्षत्रप थे, ये कौन से वाले थे आपके, उत्तरी क्षत्रप थे। तो हम तक्षशिला को इसलिए नहीं देखते क्योंकि MP से उसका कोई संबंध नहीं है। अब हम पश्चिमी क्षत्रप को देखेंगे। ठीक है, जिसमें मालवा और नासिक है, इन दोनों का संबंध ही मध्य प्रदेश से है। चलिए अब हम लिखते हैं पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप में चाहो तो हम पहले नासिक वाले को देख ले रहे हैं। नासिक क्षत्रप, इनको भी हम वैसे ही देखेंगे, संस्थापक देखेंगे। तो इनके संस्थापक है क्षयरात। ये जो है वो किस वंश के हैं, वंश लिख लें आप, ये क्षयरात वंश के हैं। संस्थापक देख लें आप कौन है, संस्थापक है इनके भूमक। ठीक है,
और क्षेत्र देखना चाहो तो क्षेत्र भी देख सकते हैं। इनका क्षेत्र जो बेसिकली आपको देखने को मिलता है वो है काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात। ये भी काठियावाड़ जिला गुजरात में आता है, तो काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात है ना, पश्चिमी मालवा आ गया मालवा, और कोंकण, उत्तरी कोंकण है, सॉरी, कोंकण और पुणे, यानी ये इनका यदि क्षेत्र देखा जाए भारत में तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये रीजन हम देखें तो आ रहा है, उत्तरी कोंकण आ गया, पूना आ गया, काठियावाड़, ये सब दक्षिणी गुजरात आ रहा है, तो ये क्षेत्र है। और यहीं आप देखें तो एमपी का भी क्या है, मालवा वाला रीजन दिख रहा है आपको, एमपी का मालवा वाला, तो यहाँ इनका शासन था। ठीक है, अब इसके प्रमुख शासक, अच्छा इसकी राजधानी और लिख लें आप, जब चल ही रहा है सारा। राजधानी इसकी मिन्ननगर है। मिन्ननगर कहाँ है भाई, स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे आप भड़ौच और उज्जैन के मध्य स्थित है। तो एमपी से संबंध है कि नहीं। दूसरा ये बात जो हमें पता चली है कि जो मिन्ननगर इसकी राजधानी है, ये पेरीप्लस, एक रीथियन सी किताब है उसमें पता चला है, पेरी प्लस ऑफ रीथियन सी से हमें जानकारी मिलती है कि मिन्ननगर इसकी राजधानी थी, और राजधानी मिन्ननगर कहाँ है, बड़ौच और उज्जैन के मध्य है। क्लियर हुआ। अब इसमें ही वो शासक है नहपान। ठीक है, नहपान को आपको याद हो, हम नहपान के बारे में बता चुके हैं। तो यहाँ प्रमुख शासक देखा जाए या शक्तिशाली शासक देखा जाए इस वंश में, तो वो कौन है, नहपान देखने को मिल रहा है, नहपान। ठीक है, नहपान इस वंश का शक्तिशाली है। परंतु आपको नहपान याद हो तो गौतमी सतकर्णी पुत्र ने या गौतमी सतकर्णी ने इसको 2 बार पराजित किया है। तो लिख सकते हैं अपन को, क्या लिखोगे, सातवाहन वंश के गौतमी सतकर्णी ने 2 बार पराजित किया है इसको, और इनको यहां से भगाया था, पराजित किया था। अब एक तथ्य और लिखा नहपान के बारे में, इसके सिक्कों पर इसने सिक्कों पर राजा नाम उत्कीर्ण करवाया था। इसने सिक्कों पर, ठीक है, इसने सिक्कों पर, हाँ, इसने सिक्कों पर अपने आप को राजा लिखवाया था, और इसके ज्यादातर सिक्के जो हमें देखने को मिलते हैं चांदी के मिलते हैं। तो ज्यादातर सिक्के जो मिले हैं वो किसके थे, चांदी के थे। ठीक है, तो बस नहपान के बारे में आपको इतना ही जानना था। एमपी से इसका संबंध डायरेक्ट आप देख ही रहे हो। ठीक है ना। अब नासिक के क्षत्रप आपने समझ लिए। अब हम आते हैं मालवा के क्षत्रप। क्षयरात वंश के थे, आपको ये तो दिख ही गया है। चलिए अब आप इसको स्क्रीनशॉट लें और अगला हेडिंग डालें, पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी क्षत्रप भी चल रहे हैं, पश्चिमी क्षत्रप के नासिक हो गए हैं। अब आप कौन देखोगे, अब देखोगे आप मालवा के शक। चलिए ये हो गया है, इसका संबंध हमने मध्य प्रदेश से जोड़ दिया है, पश्चिमी मालवा से। अब यहाँ जो आप हम पढ़ा रहे हैं पूरा डिटेल से, जितना जरूरत है। यदि आप भारतीय इतिहास नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको कोई समस्या नहीं जाना चाहिए यहाँ से। दूसरे देखेंगे पश्चिमी में मालवा के शक, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मालवा के नाम ही से है। ठीक है, यहाँ जो वंश था, आप ये देखा भी वहाँ क्षयरात वंश था, तो यहाँ जो वंश मिलेगा वो आपको मिलेगा कादम्बरक वंश, कादम्बरक वंश मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं संस्थापक कौन है। यहाँ कादम्बरक वंश हो गया। अब लिखेंगे आप संस्थापक। तो संस्थापक है यहाँ
जस्टन, ये हो गए संस्थापक। अब इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक है, ठीक है ना, यहां लिखेंगे प्रमुख शासक इस वंश का, वो कौन देखने को मिलेगा हमें? रुद्रदामन। रुद्रदामन को भी हमने आपको बताया था, इन्होंने वशिष्ठी पुत्र को पराजित किया था और पराजित करने के बाद उनको छोड़ा था। छोड़ा क्यों था? क्योंकि इनने अपनी पुत्री का विवाह उसके छोटे भाई से करवाया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इनको जो भी हमने पढ़ाया था आपको, नहपान को, उनको एक बार हराया था हमने, शायद वहाँ 2 बार लिखा दिया। 2 बार तो ये हराते हैं वशिष्ठी पुत्र को, है ना, थोड़ा वहाँ सही कर लेना करेक्शन में। पर हराया था नहपान को, गौतमी सतकर्णी ने हराया था, एक बार ही हराया था। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी यानी गौतमी सतकर्णी का जो पुत्र है, इसको इन्होंने 2 बार हराया था। वो 2 बार छोड़ा क्यों था? कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इसके छोटे भाई से किया था, शिव श्री सतकर्णी से। ये हमने आपको सातवाहन वंश में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ आप 2 बार लिखनी है, 1 बार हराया। अब आते हैं रुद्रदामन, तो हम क्या लिखेंगे इनके बारे में? इस वंश का शक्तिशाली शासक, इस वंश का शक्तिशाली शासक, या इसको हम वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। अब रुद्रदामन के बारे में और लिखा जाए तो ये विद्वान शासक है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे, यह है संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र और राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है ना। तो अभी आपने देखा शकों में सबसे पढ़ा लिखा राजा कौन देखने को मिल रहा है? मालवा के शक रुद्रदामन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जो हमें स्रोत मिलते हैं, कहाँ से जानकारी मिलती है, तो हम यहाँ सब हेडिंग रख लें, स्रोत। तो एक जूनागढ़ का अभिलेख है, या इसको हम गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं। तो लिखेंगे जूनागढ़ अभिलेख, जो 150 AD में का है। इसी को हम कई बार गिरनार का अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ है? तो काठियावाड़ जिला गुजरात में। गिरनार क्यों बोला? क्योंकि गिरनार पर्वत पर है। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस हुआ। तो कुल मिला के जो वो बना है, उसको हम इस तरीके से यहाँ बता दें। मान लो 150 AD का ये है आपका जूनागढ़ अभिलेख। तो कई बार ये प्रश्न आता है, तो इसकी क्या जूनागढ़ अभिलेख की विशेषताएं कुछ है, उनको भी आप लिख लें यहाँ। जैसे यह संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा लिखी है इसमें, मतलब इसकी जो भाषा है जो लिखी है संस्कृत भाषा का है, ऐसा लिखें आप, का है। ब्राह्मी लिपि है, मतलब इसमें जो लिखी है वो ब्राह्मी लिपि लिखी है। काव्य शैली में है, चंपू शैली में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काव्य शैली, चंपू शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। प्राचीनतम। तो आपको जूनागढ़ अभिलेख के बारे में भी कुछ चीजें ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, काव्य शैली और चंपू शैली का ये प्राचीनतम उदाहरण है। इसी अभिलेख से हमें एक ज्ञात होता है, लिखेंगे इस अभिलेख से सुदर्शन झील का वर्णन है। ये सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी पूछ चुकी है इस प्रश्न को। वर्णन है, क्या है सुदर्शन झील, इसकी चर्चा हम स्क्रीनशॉट ले करते हैं। इसमें
चंद्रगुप्त मौर्य का ने भी इसमें योगदान है, अशोक के राज्यपाल का योगदान है, रुद्रदामन के राज्यपाल का योगदान है, और यहाँ तक कि आपका स्कंदगुप्त का योगदान है। मतलब राजा तो यही रहते हैं, उनके राज्यपाल जो गुजरात के इन्होंने राज्यपाल बनाए उनका सारों लोगों का योगदान कहाँ है? सुदर्शन झील पर। तो अगला टॉपिक डाल देंगे आप सुदर्शन झील, ये सब अभी हम रुद्रदामन में ही पढ़ा रहे हैं ना। क्योंकि रुद्रदामन का भी संबंध सुदर्शन झील से है, इसको इसलिए हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, जबकि ये तो भारतीय इतिहास में आप पढ़ते ही हैं, फिर भी जाने आप, 2 लाइन पढ़ने में दिक्कत नहीं है। अभी हम किसको देख रहे हैं इसमें? रुद्रदामन को ही देख रहे हैं, यानी सारा इंफॉर्मेशन हम रुद्रदामन को बारे में ही बता रहे हैं। अब बात करते हैं सुदर्शन झील की। ये झील है, इसको हम सुदर्शन झील बोल रहे हैं, ठीक है। कहाँ है? तो ये काठियावाड़ जिला गुजरात में, या ब्रैकेट में लिख लें गिरनार पर्वत पर, ठीक है। यानी हम वैसा देखा जाए तो ये भारत का ये है, ये जो लोकेशन है यहाँ देखा जाए, ये है वो लोकेशन जो हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं। यही गिरनार पर्वत है यहीं, और यही क्या है? यही काठियावाड़ जिला है, और यहीं आपको क्या देखने को मिलेगी? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें 4 बड़े सम्राटों का योगदान है, ठीक है। अब इस झील के बारे में हम यहीं स्पष्ट करते हैं आपको। यहीं एक गिरनार अभयारण्य भी है, चाहो तो आप लिख सकते हैं। इस झील के बारे में हम लिखें तो पहले लिखेंगे निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण कराया है आपका पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया। कौन है भैया? ये नाम तो आपने देखा नहीं है, कौन है? अभी हम तो चंद्रगुप्त वगैरह की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय गुजरात का राज्यपाल था। निर्माण हो गया। निर्माण के बाद इसी झील पर बांध व नहर बनाई गई। बांध ऑब्लिक नहर बनी, वो किसने बनवाई? तो वो लिखें आप, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो साक ने। फिर वही प्रश्न, साक कौन है भाई? तो लिखेंगे अशोक, या लिखेंगे सम्राट अशोक का गुजरात का राज्यपाल। जो गुजरात के राज्यपाल बने उन्होंने ये सब काम किए। इसके बाद क्या हुआ? पुनः निर्माण हुआ है झील का, ठीक है। पुनः निर्माण होता है, वो कौन कराता है? उसका नाम लिखा जाए, उसका नाम है सुविशाख। ये कौन है? तो ये रुद्रदामन का, आ गया रुद्रदामन का गुजरात का कौन है? राज्यपाल है, ठीक है। अब इसके बाद जीर्णोद्धार किया गया, यानी और उसको यहां लिख दे रहे हैं जीर्णोद्धार। तो ये किसने कराया है? ये कराया है आपके स्कंदगुप्त के राज्यपाल ने। तो पर्णदत्त के पुत्र चक्रपलित थे, के पुत्र चक्रपलित ने। ये कौन है? तो लिखेंगे आप स्कंदगुप्त के समय गुजरात का राज्यपाल। तो ये झील बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो स्कंदगुप्त आ गए, मौर्य वंश आ गए, रुद्रदामन है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब रुद्रदामन के बारे में आप चाहो तो लिख सकते हैं, इन्होंने
वशिष्ठी पुत्र को 2 बार पराजित किया था, क्योंकि अभी रुद्रदामन का ही टॉपिक चल रहा है, इसको हम रब कर रहे हैं। और दोनों बार जीवित छोड़ा था, वजह थी कि उनके छोटे भाई से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कराया था। ये सातवाहन वंश में हमने चीजें आपको बताई हुई हैं, यहाँ रिपीट ही हो रही है। कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। क्या रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को, रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया, किंतु दोनों बार जीवित छोड़ा। वजह क्या है, या लिखो क्यों जीवित छोड़ा, क्योंकि इसने अपनी पुत्री का विवाह इसके छोटे भाई से कराया था। इसके छोटे भाई वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के छोटे भाई सिर्फ श्री से, ठीक है ना, इसलिए छोड़ा गया। बाकी अब यदि एक फैक्ट और आता है, शकों का उन्मूलन कैसे हुआ भारत से, तो क्योंकि शकों के बाद अब पहलव आने वाले हैं, तो आप एक हेडिंग डाल के लिख सकते हैं शकों का उन्मूलन, क्योंकि सारी चीजें देखी हैं तो इसको भी आप देख लें। तो शकों का उन्मूलन आप देख रहे हैं तो 3 तरीके से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको देखा होगा मथुरा के शकों की वाली बात है, तो विक्रमादित्य थे वहां, विक्रमादित्य ने मालवा से खदेड़ा था, ठीक है, मालवा से खदेड़ा था, भगाया था। कब भगाया था, तो 57 BC में, ठीक है। एक तो ये हुआ, आपने उन्मूलन हुआ इनका। दूसरा आपने देखा गौतमी सतकर्णी ने, जो सातवाहन वंश के थे, तो दूसरा लिखे आप फैक्ट, गौतमी सतकर्णी ने नेहपान को पराजित किया था, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पूर्ण उन्मूलन की बात की जाए कि बिल्कुल अंततः उनको फाइनली भगाया है, तो लिखेंगे पूर्ण रूप से समाप्त, गुप्त काल में हुआ है ये, पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया है, तो ये आपके लिखेंगे आप। अच्छा, पूर्ण रूप से समाप्त किया है, तो अंतिम शासक कौन था, अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय। इसको किसने पूरा फाइनली मार के भगाया, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त, क्योंकि गुप्त काल तक रहे हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो उनकी उपाधि थी, पूर्ण रूप से उन्मूलन किया है। अब पीएससी ने यही पिछले बार प्रश्न पूछा था कि किस शासक ने चांदी के सिक्के बंटवाए शक शासकों को समाप्त करने के बाद, तो वो इसी, जब उन्हें अंतिम रूप से रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया, तब इन्होंने इस उपलक्ष्य पर चांदी के सिक्के बंटवाए थे। पीएससी ने पिछले बार पूछा था, इसी उपलक्ष्य पर चांदी के सिक्के बंटवाए थे, ठीक है। और इसी के बाद इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, वो की थी इन्होंने सकीरा की, और विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने, जब शकों का पूर्ण उन्मूलन किया था तब धारण की थी। उपाधि सकीरा और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और जो विक्रमादित्य की उपाधि देखी जाए, नोट में लिख लेंगे आप लोग कि
विक्रमादित्य की जो 14 लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, तो अंतिम जो 14वें शासक थे वो थे हेमू आपके, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस उपलक्ष्य पर चांदी के सिक्के चलवाए थे, बांटे नहीं थे, है ना, चलवाए थे। तो ये वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आंसर। तो इस तरीके से आपने आज शकों को देखा, कहाँ से वो आए, किस तरीके से भारत में प्रवेश हुए। 5 शाखाओं में आए, एक शाखा अफगानिस्तान रुकती है, 4 शाखाएं भारत में प्रवेश करती हैं। उनको भी हमने उत्तरी और पश्चिमी क्षत्रप के रूप में देखा। उत्तरी में तक्षशिला और मथुरा रहे। तक्षशिला को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि एमपी से उसका संबंध नहीं हो, भारत से भी उसका नहीं है। मथुरा वाले को देखा हमने क्योंकि मथुरा वाले सबसे पहले मालवा में ही थे। मालवा को हमने देखा क्योंकि वहाँ रुद्रदामन थे, सबसे शक्तिशाली थे। रुद्रदामन के बाद हमें नासिक वाले क्षत्रप को भी देखा जिसमें नहपान थे, क्योंकि उनका अवंती से मालवा से लेकर भड़ौच के बीच में उनकी राजधानी थी, यानी मध्य प्रदेश में उनका साम्राज्य था या हस्तक्षेप था। तो इस तरीके से हमने शकों को देखा। फिर ये भी बता दिया कि शकों का किस तरीके से भारत के राजाओं ने भगाया है और पूर्ण रूप से उन्मूलन जो किया है विक्रमादित्य द्वितीय ने किया है। गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में गिने जाते हैं और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवा दिए थे। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने सकीरा और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएससी ने पिछली बार पूछा भी है। अब अगले जो शासक या अगले जो विदेशी आने वाले हैं वो पहलव आने वाले हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।